स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट क्वेश्चन बैंक 2021 इतिहास के प्रश्नों का संकलन है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो शायद डाल रखा है और ये मेरा अगला वीडियो जो है इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न किस तरह के हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न प्लीस्टोन, होलोसिन, उच्च प्लीस्टोसिन और मध्य प्लीस्टोसिन। ठीक है, तो ये जो है ये प्रश्न आपके मतलब मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता से संबंधित है। जो लेवा लेवा तकनीकी है वो मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता है। इस समय क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर पहले क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस समय लेवा लेवा तकनीक द्वारा जो है या मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट, फ्लिट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इसी काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थरों को तोड़ के बनाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्लीस्टोसिन। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मारून नगर कहलाता था? तो मध्य एशिया का जो ये ट्रोक्सियान है मध्य एशिया का, इसको जो है पहले बोलते थे मारून नगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इतिहास लेखन में जो प्रगति का विचार है वह प्रबोध से संबंधित है, क्योंकि प्रबोध का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। ठीक है, यथार्थ ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? तो समग्र इतिहास की संकल्पना जो है वह कालवृत्त विचारधारा से संबंधित है। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, मार्क्सवादी, प्रत्यक्षवादी, कालवृत्त और मध्यवर्ती। कालवृत्त विचारधारा वो विचारधारा होती है जिसमें समय के अनुसार जो भी अवशेष वगैरह मिले हुए हैं, जो भी प्रमाण मिले हुए हैं, उस आधार पर इतिहास लेखन का निर्धारण करना। तो इसका राइट ऑप्शन अब हो जाएगा तीसरा। 5वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष की नीति का प्रमुख निर्धारक क्या है? तो गुट निरपेक्ष की नीति जो होती है इसके देखिए 4 ऑप्शन हैं, नस्लवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध, ए और बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गुट निरपेक्ष की नीति होती है वह इसका जो मतलब प्रारंभ हुआ था, तो आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो के मध्य ब्रायनी में समझौते के बाद बेलग्रेड में 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष की जो नीति थी उसका अर्थ था कि गुटों की राजनीति से दूर रहना, दोनों गुटों के साथ मैत्री संबंध रखना और किसी के साथ भी सैनिक संधियां न करना, एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। मतलब तो इसका आपका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि नस्लवाद का विरोध करना, राजतंत्र का विरोध करना। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो
ये जो लेखक हैं इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेनियल सिंगर, A.F. आर्गन्स्की, D.F. फ्लेमिंग और G.I. ऑनिस्यू। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो हैं D.F. फ्लेमिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। तो हर्यंक, ये जो बिंबिसार था वो हर्यंक वंश का शासक था और इसके बारे में जो ग्रंथ सबसे अधिक सूचना देती है वह देती है महावग। ठीक है, महावग में ही बताया गया है कि इसकी 500 रानियां थीं और जो है इसी में उल्लेख प्राप्त होता है कि इसने जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना देवी से विवाह किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महावग, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है निम्नांकित किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी हुई हैं, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मिनांडर, अगाथोक्लिस, हेलियोक्लिस, आर्केबियस। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अगाथोक्लिस, क्योंकि मेनांडर की जो पत्नी थी वो उसका नाम था अगाथोक्लिस। वह अपने पुत्र के अवयस्क होने पर शासन कार्य का संचालन करती थी और इसने ही, चूँकि ये भारतीय देवी देवताओं से काफ़ी मतलब प्रभावित थी, तो इसने अपने सिक्के पर कृष्ण और बलराम की आकृतियाँ खुदवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थल पर नागराज दधिकर्ण का मंदिर बनाया गया है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा है कांतीपुरी, तीसरा है मथुरा और चौथा है राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जब कुषाणों का पतन हो गया तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शक्तिशाली नागों का उदय हुआ था। ठीक है, पुराण कहते हैं कि मथुरा में 7 राजाओं ने शासन किया था और नागवंशी शासकों ने मथुरा में दधिकर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। 10वां प्रश्न है आपका निम्नांकित पुराण में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्णा को स्थानांतरित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका वायु पुराण। वायु पुराण में लिखा गया है। ठीक है, पुराण का तो अर्थ जानते ही हैं, प्राचीन आख्यान, जिसके ये जो पुराण थे इसके जो संकलन करता थे उनको ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उगस्रवा को इनका संकलन करता माना जाता है। लेकिन अन्य स्रोत कहता है कि पुराणों की रचना जो है वेद व्यास ने की और पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। इसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वह है वायु पुराण। वायु पुराण में ही विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, और जो वायु पुराण लिखा गया है वो संभवतः गुप्त काल में लिखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर ये हो जाएगा 3। 11वां प्रश्न है निम्नांकित किस स्थल से शिव जी की अंकित सबसे प्राचीन लिंग उद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो है इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, कांची, भोजपुर, गुड़ीमल्लम और खो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुड़ीमल्लम। गुड़ीमल्लम कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यहीं से जो है ये लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके अंदर जो है दीवालों पे चित्र नहीं बनाया गया है? तो अच्छा नहीं, भित्ति चित्र उपलब्ध है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज था, मतलब अंत्यज किसे कहा गया? तो अलबरूनी के अनुसार जो है अंत्यज कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हादी, डोम और चंडाल जाति के लोग, वैश्याएं या शूद्रों से भी निम्न लोगों की आठ शिल्पी संघ या विदेशी। तो अंत्यज जो कहा गया है वह हो जाएगा शूद्रों से भी निम्न लोगों की 8 शिल्पी संघ, यानी ऑप्शन सी। क्योंकि अलबरूनी कहता है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के अलावा एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसे अंत्यज पुकारा जाता था। इन्हें समाज के किसी भी वर्ग में स्थान नहीं प्राप्त होता था, जिसमें क्या नाम है, चमार, जुलाहे, मछली पकड़ने वाले, टोकरी बुनने वाले, शिकारी, मतलब ऐसे लोग आते थे। तो इनको जो है अलबरूनी ने अंत्यज की श्रेणी में रखा। इलबरी शासक, अगला प्रश्न है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नरोज का प्रारंभ करवाया था। तो इलबरी शासक या गुलाम वंश या ऐबक, ठीक है, ये तीनों जो है एक ही राजवंश के उपनाम हैं। तो इलबरी शासक, कौन से इलबरी शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नरोज का प्रारंभ करवाया था? तो वह करवाया था बलबन ने। ठीक है, बलबन ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में बलबन ने दरबार के लिए एक नियम बनाया और उन्हें कठोरता से लागू किया। सिजदा क्या है? सिजदा मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। ठीक है। पाबोस, पाबोस का अर्थ होता है कि सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना। और एक ईरानी त्यौहार था नौरोज, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया था। इन तीनों चीज़ों का जो प्रारंभ करवाया था वह करवाया था बलबन ने। 15वां क्वेश्चन है कि शिकदार था, मतलब शिकदार क्या था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना स्तर का खजांची या व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। तो शिकदार का मतलब समझ लीजिए, शिकदार क्या होता था? सिख का शासक शिकदार कहलाता था। मतलब यह परगने का जो होता था प्रधान अधिकारी होता था और जो वहाँ की शांति और सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। तो इस प्रकार से शिकदार का अर्थ होगा परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, जो परगने का मुख्य अधिकारी के नाम से जाना जाता था और अपने परगने के सारे सुविधाओं को के लिए जिम्मेदार होता था। अगला क्वेश्चन है, शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की किसकी? ठीक है, तो शेख नूरुद्दीन ने किसकी स्थापना की, जिसके संबंध में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कश्मीर में सूफी के ऋषि सिलसिले की, या अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की,
या बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, या फिर मुल्तान में सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है कि शेख नूरुद्दीन ने, चूँकि ये एक सूफी संत था और कश्मीर में इसने ऋषि सिलसिले का प्रारंभ किया था, जिसका प्रमुख कारण था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17वां प्रश्न है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राल्फिज, निकोलो कोंटी, ए निकितिन या एफ नूनीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए निकितिन, क्योंकि ये जो है ए निकितिन जो है 1470 से 1474 के बीच जो है बहमनी के शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भारत आया था, और यह जो है रूसी घोड़ों का व्यापारी था। यह बहुत दिनों तक बीदर में रहा और इसके वृत्तांत में बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना और लोगों की दशा का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए निकितिन। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, तो कई मुगल कालीन ग्रंथों में जो है यह सूचना मिलती है कि हुमायूं जो है काफ़ी ज्ञानी मुगल कालीन शासक था, इसको बहुत सारे ज्ञान थे। तो इसके संबंध में जो ये पहला ऑप्शन मिलता है, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, ये भी सही है। ठीक है, हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, तो ये भी सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियान के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकों को ले जाया करता था, ये भी सही है, ले जाता था। क्योंकि अब इसका ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो गया, तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4। 19वां प्रश्न है, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से क्या है? तो दीन ए इलाही, इसके 4 ऑप्शन देखिए, राज्य का राजकीय धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, या लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। ये है दीन इलाही का प्राथमिक रूप से जो है प्राथमिक रूप। तो दीन इलाही के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की थी, जिसे अबुल फजल ने तौहीद ए इलाही का नाम दिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही के आदर्श के रूप निम्नलिखित थे, जिसमें उदारता तथा दानशीलता, दुष्टों को क्षमा करना, क्रोध की विनम्रता से उपेक्षा, सांसारिक इच्छा का परित्याग, उच्च कर्मों की लालसा आदि जो है इसमें सम्मिलित थे। यानी यह विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना चाह रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे है सामान्य आकलन।
सामान्य आकलन। ठीक है, तो सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लगभग 55%, लगभग 65%, लगभग 75% या लगभग 85%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन 4, क्योंकि नए अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की लगभग 85% जनसंख्या देहात में निवास करती थी। ठीक है, इस प्रकार ये 20 प्रश्नों का ये सीरीज पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।